हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी ज्योग्राफी का नया चैप्टर का नाम है बेटा वाटर रिसोर्सेस। इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ाऊंगा, जिससे पूरा चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं नोट्स भी साथ के साथ दे रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरे इसका, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वाटर रिसोर्सेस। कि आखिर वाटर रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? तो वाटर रिसोर्सेस का मतलब है ऐसे रिसोर्सेस जहां से पानी आता हो, जहां से पानी निकलता हो, उन सबको वाटर रिसोर्सेस कहेंगे बेटा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए कौन कौन सी जगह है जहां से हमको पानी मिलता हो? रिवर हो गया, लेक हो गया, ग्लेशियर हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए, ये सारे के सारे वाटर रिसोर्स कहलाते हैं बेटा अपने लिए, ठीक है। अब देखो क्या डेफिनेशन बनेगी, अगर एग्जाम में लिखना है तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अब वाटर रिसोर्सेज इज एनी रिसोर्स ऑफ फ्रेश और सॉल्ट वाटर दैट इज यूजफुल और पोटेंशियली यूजफुल टू ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम। मतलब वाटर रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्स होते हैं जहां से हमको फ्रेश वाटर भी मिलता हो और सॉल्ट वाटर भी मिलता हो। जैसे सॉल्ट वाटर कहाँ मिलता है? ओशन वगैरह मिलता है ना, सॉल्ट वाटर भी मिलता हो, और इन सब पानी को हम अपने लिए यूज करते हो, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं भैया वाटर रिसोर्सेज। कौन कौन से एग्जांपल हैं? जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, ग्राउंड हो गया, है ना, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गए, ये सारे वाटर रिसोर्सेज के एग्जांपल है बेटा, ठीक है। और वाटर का यूज कहां कहां पे करते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत ही है, आप वैसे ही जानते हो। बहुत सारी जगह पे खाना बनाने में, हर एक चीज में, है ना, फर्टिलाइजर में, पीने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए पानी का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। ऐसा तो ये है हमारे वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैं आपको इस वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बताता हूं बेटा, ध्यान से देखो। ये है हमारी अर्थ। अब इस अर्थ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज्यादातर तो ये ब्लू ब्लू ही नजर आ रही है। तो ये ब्लू क्यों नजर आ रही है बेटा? क्योंकि भैया इस अर्थ के ऊपर जो है 75% पानी है। क्या है? पानी है। इस पानी की वजह से ये जो अर्थ है ये हमको ब्लू कलर की नजर आती है, ठीक है। अब ये जो पानी है तो क्या सर इतना सारा पानी पीने लायक है क्या? नहीं है। इस पे 95% पानी तो ओशन वाटर है। कौन है? अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज ओशन वाटर। मतलब 97.5% तो ओशन वाटर है। तो फिर पीने लायक पानी कितना हुआ? ओनली 2.5%, ठीक है। 2.5% इज फ्रेश वाटर कंप्राइजिंग रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। मतलब हमारे पास अगर 100% वाटर है, अच्छे से समझना इन बातों को, 100% वाटर है तो भैया 97.5% वाटर तो ओशियन है। क्या है? ओशियन है भैया, है ना, समुद्र है। और ओनली 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। कौन सा वाटर है बेटा? फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर हमको कहां कहां से मिलता है? जैसे कि भैया हमारी नदी हो गई, है ना, तालाब हो गए, सारी की सारी चीजें जहां से हम पीने का पानी ले सकते हैं वो सब इस 2.5% के अंदर ही आ गया है बेटा। समझ में आ गया आपको ये पॉइंट, है ना। अब देखो 70% of the fresh water is frozen ice in iceberg and glacier. Less than 30% of the fresh water is stored as ground water. अब भैया वो जो 2.5% पीने का पानी है, समझो हमारे पास में जो फ्रेश वाटर है वो 2.5% है। उस 2.5% का भी 70% जो है वो तो भैया आइसबर्ग है। क्या है? आइसबर्ग है। मतलब भैया बर्फ की फॉर्म में है, वो जमा हुआ है, उसको हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी का जो 30% वाटर है वही पीने का पानी है, ठीक है। 30% से भी कम मान लो। और लेस देन 30% ऑफ द फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। मतलब ग्राउंड वाटर जमीन में है वो, और उसको ही हम पी सकते हैं बेटा, ठीक है। इंडिया रिसीव मियरली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या है पता है? जैसे देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप में पूरे वर्ल्ड में पानी गिरता होगा तो पता है जितना भी पानी गिरता होगा उसका 4% जो है वो हमारे इंडिया के अंदर गिर जाता है। ये मतलब हुआ इस बात का। समझ में आ गई? तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो मैंने आपको बता भी दिए यहाँ पर, है ना। अब आता है कि व्हाई इज इट कॉल्ड अ वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स। आखिर जो पानी है उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर बार नया नया बनता रहता है ना। एक बार गर्मी पड़ेगी, फिर भाप बन जाएगा, फिर पानी जमीन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, चलता रहता है। इसलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो 3
3/4 of the surface is covered with water but the proportion of the usable fresh water is very low। अभी समझाया आपको है ना कि भैया पीने का पानी जो है फ्रेश वाटर वो तो बहुत कम है भैया। दिस सलाइन वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज। और जो पीने का पानी वो कहां से मिल रहा है हमको, ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, हमको जमीन से निकलता है वो पानी। विच आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड एंड रिचार्ज बाय द एक्वस साइकिल। और ये जो पीने का पानी है ये हर बार इसमें वाटर साइकिल बनता है। एक्वस साइकिल मतलब वाटर साइकिल है ना। क्या होएगा, गर्मी पड़ेगी, पानी सूख जाएगा, उड़ के हवा में जाएगा, फिर वापस पानी गिरेगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल या एक्वस साइकिल बेटा, ठीक है। ऑल द वाटर इज मोशन इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विच इंश्योर वाटर रिन्यूअल, ठीक है। मतलब पानी जो है एक तरीके से जो साइकिल है इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, ये प्रोसेस चलती रहती है बेटा, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब हर बार नया 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 आता जा रहा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। ऐसा अब इतना सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, हर बार पानी आ रहा है, सब कुछ है, फिर भी आप देखो फिर भी पीने के पानी के फोड़े पड़े हुए हैं। बोलो है कि नहीं है? पानी नहीं मिलता पीने के लिए। तो जब पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग वाटर स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं इसको? वाटर स्कैरसिटी। तो भैया वाटर स्कैरसिटी क्यों आती है, उसके रीजन क्या है? तो आपसे ये सवाल पूछेगा कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी को एक्सप्लेन कर दो। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है ये कि कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी। मतलब पानी की कमी, अच्छे से समझ लेना, पानी की कमी को ही हम लोग बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी। समझ में आ गई? पानी की कमी को वाटर स्कैरसिटी बोलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास में पॉइंट, वाटर स्कैरसिटी इज ड्यू टू इट्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जरूरत से ज्यादा जब हम उसको अंधाधुंध यूज कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी बहाते हैं, वेस्ट कर देते हैं, इन सब चीजों की वजह से जो है वाटर स्कैरसिटी आ रही है, ठीक है। और अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग, जैसे सोचो किसी एक सोसाइटी में तो खूब पानी जा रहा है और किसी जगह पे बहुत कम पानी जा रहा है, इसकी वजह से भी वाटर स्कैरसिटी आती है ना। जो अमीर लोग होते हैं उनके उधर खूब पानी जाएगा और जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके उधर जो है नल वगैरह की सुविधा भी प्रॉपर नहीं हो रही है, इसलिए भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। मतलब जितना पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी भैया पानी की डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ेगी तो भैया फिर वाटर स्कैरसिटी तो आएगी, क्योंकि लोग पानी बचाते नहीं है, पानी को ढोलते जाते हैं, इसलिए, ठीक है। फार्मर हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ऑन देयर फील्ड ड्यू टू विच द ग्राउंड वाटर लेवल कैन गो डाउन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द पीपल में डिक्रीज एंड फूड सेफ्टी कैन बी एट रिस्क। मतलब हर एक फार्मर ने क्या कर रखा है, ज्यादातर लोगों ने है ना अपने अपने खेतों के अंदर जो है वहां पे क्या कर रखा है, ट्यूबवेल वगैरह ये सब बना रखी है। उससे क्या होता है वो खूब पानी निकाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पानी, मान लो जितनी जरूरत थी उतना निकाले तो कोई बात नहीं, पर बहुत सारा पानी तो जरूरत से ज्यादा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओवर यूज कर रहे हैं, मतलब उसको वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट करने की वजह से ग्राउंड वाटर का जो पानी है, जमीन का पानी, वो खत्म होता जा रहा है, लेवल नीचे जाता जा रहा है ग्राउंड वाटर लेवल, उसकी वजह से पानी की दिक्कतें आना स्टार्ट हो रही है बेटा, ठीक है। अब पानी नहीं होएगा तो खाने पीने के भी फोड़े पड़ेंगे, फिर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, है ना। फिर आता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज द प्रेशर ऑन द ब्रैकिश वाटर रिसोर्स इज इंक्रीजिंग। मतलब हम जितने ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे, जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेगी, उसमें भी खूब पानी चाहिएगा, खूब पानी चाहिएगा तो फिर वहाँ पर जो है उसकी वजह से भी पानी की कमी महसूस हो रही है बेटा, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटीज एंड अर्बन लाइफ स्टाइल, है ना, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी दिक्कत होगी, ये वाला पॉइंट तो ऊपर एक्सप्लेन हो गया है। वाटर इज नीडेड नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज फॉर लार्ज पॉपुलेशन बट ऑल्सो फॉर ग्रोइंग मोर ग्रेन्स। ऐसा नहीं है कि पानी से पीने के लिए ही चाहिए, नहीं भैया, हमको अगर फसल उगानी है, ग्रेन उगाने हैं, इन सब चीजों के लिए भी पानी की जरूरत होती है, तो वहां पर भी पानी चले जाता है भैया, ठीक है। ऐसा Therefore, the irrigated area can be increased only by over-exploitation of water resources to increase the production of the food grains। कहने का मतलब food grains मतलब फर्टिलाइजर जो है अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल वगैरह जो उगाते हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए पानी लगता है। और खेती करने के लिए जब पानी लगेगा तो पानी बहुत सारा फिर वेस्ट भी होता है, ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम इकट्ठी होती है बेटा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूटेड वाटर। भैया जो पॉल्यूटेड, जैसे पानी अगर खराब होता
जाएगा उसमें पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो फिर वो पीने लायक नहीं होगा। उसकी वजह से भी जो है वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ कारण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर अब एक बात बताओ, आखिर भैया इतना पानी की कमी है तो फिर पानी बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए, है ना। इसीलिए हमारा टॉपिक आता है नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। क्या टॉपिक है कि भैया पानी को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, नीड क्या क्या है इसकी। देखो, we have finite water resources yet our demands are growing exponentially due to the increasing number of industries, है ना भैया। हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना पानी के वो तो बहुत लिमिटेड है, पर हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। तो क्या करना पड़ेगा भैया, फिर पानी को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, सोच समझ के यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ बहा रहे हो आप, तो फिर पानी को कंजर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मोस्ट आवर वाटर रिसोर्सेज आर पोल्यूटेड पॉजिंग सीवियर हेल्थ हैजार्ड एंड थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी। मतलब कि हमारे बहुत सारे जो वाटर रिसोर्सेज है वो पोल्यूटेड हो चुके हैं बेटा, है ना। उसमें बहुत सारा केमिकल वगैरह डल गया इंडस्ट्री से, उसकी वजह से उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हम लोग, है ना। तो इसलिए हमको ये सब नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस सच एज ड्रॉट, फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। मतलब कि अगर हमको ऐसी सिचुएशन है ना जिसमें जैसे ड्रॉट आ जाता है, सूखा वगैरह हो जाए, है ना, अकाल पड़ जाए। फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाता है, जब पानी नहीं गिरता ना बहुत बहुत टाइम, उसको फेमाइन बोल देते हैं। अकाल पड़ गया, एंड एपिडेमिक्स, कोई महामारी आ गई हो, उन सब सिचुएशन से बचने के लिए भी हमको भैया पानी को कंजर्व करना चाहिए, है ना। ये भैया इसलिए इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। टू रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना। मतलब कि जरूरत से ज्यादा पानी को ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए पानी का, पानी को बचा के रखना चाहिए। टू मिनिमाइज क्लाइमेट चेंज एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, है ना। और जो जैसे देखो क्या होता है, आप देखना किसी पर्टिकुलर अपने जैसे भारत देश के अंदर ही देखो, है ना, कहीं कहीं पे जो है बहुत खूब पानी गिर जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता है? कहीं पे खूब पानी गिरता है और कहीं पे बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है या कम पानी गिरता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्या होगा, अगर हम भैया कैसे भी करके जो है पानी को बचा के रखेंगे, तो जिस जगह पे पानी नहीं गिर रहा है, जैसे मान लो राजस्थान में थोड़ा पानी कम गिरता है, तो भैया जहाँ पे पानी ज़्यादा गिर रहा है ना, वहाँ से पानी को जो है राजस्थान में भेजा जा सकता है, ताकि यहाँ के लोग भी खेती कर सके, खेती बाड़ी होगी, पानी पी सके, सारी चीज़ें हो सकती हो, ठीक है। तो ये इसलिए जो है नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, मतलब इन सब चीजों के लिए जो है वाटर कंजर्वेशन की जरूरत है बेटा, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट, अब सरकार क्या कर रही है इन सब चीजों में? सब लोग कर लेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी भैया? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने भैया एक मिशन चला रखा है जिसको बोलते हैं जल जीवन मिशन, JJM। शॉर्टकट में क्या नाम है इसका? JJM, है ना, जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड जल जीवन मिशन। किसने चालू किया? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। रीजन ऑफ जल जीवन मिशन इज टू improve the quality of life and enhance ease of living of people especially those in rural areas। मतलब जो लोग रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं उनको पानी में, पीने में, इन सब में बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए भैया इस मिशन को चलाया गया है ताकि जो गांव में रह रहे हैं उन लोगों को भी प्रॉपर पानी मिल सके, उनका जीवन भी बढ़िया चल सके, खेती बाड़ी अच्छे से हो सके, वो भी ठीक ठाक अपना जीवन निकाल सके, इसलिए इस मिशन को चलाया गया है बेटा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ जल जीवन मिशन इज एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर। मतलब इसका भैया मेन मिशन क्या है, गोल क्या है कि हर एक गांव में, हर एक घर में जो है पीने का पानी अवेलेबल हो जाए भैया, थ्रू पाइप के थ्रू, है ना, नल के थ्रू अवेलेबल करा दिया जाए। उनको भटकना पड़ना पड़े, नदी पे ना जाना पड़े, कुओं से पानी भर के ना लाना पड़े, घर में ही वाटर सप्लाई करवा दी जाए, ठीक है। एवरी पर्सन गेट 55 लीटर पाइप वाटर सप्लाई। कितना भैया, हर एक बंदे को कितना पानी मिल सके? 55 लीटर पाइप वाटर सप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस, हर दिन जो है इतना पानी मिल सके, इसलिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है बेटा, ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है इसको। फिर आता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। देखो आखिर कंजर्वेशन क्या है, हमको पता है, शुरू से ही पता है हमको कि देखो क्या था कि बहुत पहले से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, है ना, रिजर्वायर है, लेक है, ये सब पहले से ही हो रहा है, ठीक है। तो हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? जैसे बाढ़ का पानी आया या बहुत बारिश गिर रही है ना, उससे जो पानी आया उसको रोक के रखेंगे ना, कंजर्व करके रखेंगे, तो उसी तो पानी को हम पूरे साल भर या हमेशा बहुत काफ़ी टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकेंगे हम लोग, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर का मैनेजमेंट समझ गए, जो
पानी आया है वो बह के ना निकल जाए, उसको रोक के रख लेते हैं ताकि उससे हम जो है खेती बाड़ी कर सके, इरिगेशन कर सके, है ना, समझ रहे हो, पीने के लिए यूज कर ले सके, इंडस्ट्री के लिए यूज ले सके। इस तरीके से पानी के मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बेटा, ठीक है। तो किस किस के थ्रू किया जाता है? डैम्स के थ्रू, रिजर्वायर बनाए गए, बहुत सारे लेक्स बनाए गए बेटा, इन सब कैनाल्स बनाई गई है, बहुत सारी कैनाल समझते, नहरें वगैरह होती है, वो सब बनाए गए यहाँ पर, है ना। फिर आता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। क्या आखिर ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टोर वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लोज। मतलब कि हम पानी को इसमें स्टोर कर सकते हैं और उसके फ्लो को, पानी के जो फ्लो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली डैम से रिलेटेड बातें कर रहा है ना। तो कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं? जैसे कि डैम्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, लेक हो गया, ये सब हो गए भैया, ठीक है। तो मेनली हमको पढ़ना किसको है? डैम्स को पढ़ना है अपने को। किसको पढ़ना है? डैम्स के बारे में पढ़ना है बेटा आगे अपन को, बस अपने को इतना ही है, ठीक है। ऐसा अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि है एक्वेटिक वर्क इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में पहले मतलब पुराने टाइम पे क्या क्या काम किए गए थे पानी से रिलेटेड, है ना, पानी को स्टोर करने से रिलेटेड। तो देखो, अ सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट एन एक्सीलेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज बिल्ट टू कंजर्व द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा एट श्री गवेरा नियर इलाहाबाद। मतलब कि भैया क्या बोला ये, है ना, सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट के पहले, है ना, इलाहाबाद के पास में, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इलाहाबाद के पास में एक जगह है जिसका नाम है श्री गवेरा। क्या नाम है? श्री गवेरा। वहां पर गंगा नदी जो है उससे पानी आता था, मतलब गंगा नदी में बाढ़ आती थी तो वो पानी आ जाता था, बाढ़ का पानी रहता था, ठीक है, ऐसा। तो इन्होंने क्या करा, उस बाढ़, वहां के जो लोग थे उन्होंने बाढ़ के पानी को क्या करना स्टार्ट करने लग गए, वो कंजर्व करने लग गए। कैसे? वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। कैसे बेटा? वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वो भैया बाढ़ के पानी को कंजर्व करने लग गए। किसको करने लग गए? फ्लड वाटर को कंजर्व करने लग गए। बाढ़ के पानी को कंजर्व करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा। उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लार्ज स्केल डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर कंस्ट्रक्टेड। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे खूब सारे डैम्स बनाए गए थे, है ना, खूब सारे इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे, खूब सारी झीलें मतलब लेक्स बनाई गई थी बेटा, ठीक है। देयर इज एविडेंस ऑफ एक्सीलेंट इरिगेशन सिस्टम इन कलिंगा ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर है, बेन्नूर कर्नाटक के अंदर है, एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर है। मतलब इन सब जगहों पे भी बहुत पहले से ही बहुत बढ़िया बढ़िया इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जा चुका है, बहुत पहले से किया जा चुका है बेटा, ठीक है, एंशिएंट टाइम में ही किया जा चुका है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम, भोपाल लेक, वाज क्रिएटेड इन द 11th सेंचुरी। आप कभी भोपाल जाओ ना घूमने के लिए तो देखना वहां पर एक लेक है जिसको भोपाल लेक के नाम से फेमस है, वो उसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है बेटा। कैसी है? आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरली नहीं मिली, इसको बनाया गया था, ठीक है, ऐसा। ये भोपाल लेक है। इन द 14th सेंचुरी इल्तुतमिश built the Hoj Khas, a special pond to supply water to the Siri Fort area in Delhi। आपको पता होना चाहिए दिल्ली के अंदर जो है एक एरिया है हौज खास करके, ठीक है, उसका नाम हौज खास क्यों पड़ा हुआ है? बेसिकली वहां पर जो है एक स्पेशल पॉन्ड है, क्या है, एक तालाब है, ठीक है। और वो तालाब क्यों बनाया गया था? ताकि जो सिरी फोर्ट है वहां का, उस एरिया के लोगों को वहां पे पानी पी सके, उनकी पानी की व्यवस्था करने के लिए इसको बनाया गया था हौज खास को बेटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम किए गए थे पहले भी एंशिएंट टाइम पे पानी के बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलो नेक्स्ट आते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पज MPRP, ठीक है, ऐसा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को समझते हैं, जिसमें हमको सिर्फ पढ़ना है डैम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? डैम के बारे में पढ़ना है बेटा। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। तो बेसिकली डैम क्या है? एक बैरियर है। काई के लिए बैरियर है? कि वो पानी को बहने से रोकता है, ठीक है। तो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, मतलब भैया वो पानी को बहने से रोकता है बेटा, ठीक है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, मतलब वो जो है बहने वाले फ्लो को रोकता है, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर देता, मतलब बीच में बनाते हैं ना डैम, जैसे पानी बह रहा है और बीच में डैम खड़ा कर दिया अपन ने वहां पर, ठीक है, ऐसा। डैम रिफर्स टू द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर, ठीक है। रिजर्वायर जो है उसको हम लोग डैम बोलेंगे, मुझे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको डैम नहीं बोलते बेटा, ठीक है। मोस्ट डैम हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे और वियर ओवर विच
or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously। सुनो, हर एक डैम में भैया एक चीज होती है, एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पिलवे या फिर वियर। वियर का मतलब होता है मेड, ठीक है। कुछ भी नहीं आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, जैसे डैम है, अब डैम के वहां से जो है ये इस तरीके की ऐसी नहीं आती वो रिपस पट्टी टाइप, रिपस पट्टी नहीं आती वो ऐसे जैसे पानी है, तो ये डैम है पीछे, तो यहाँ से पानी ऐसे यूं लुढ़क के नीचे आता ना, इस तरीके का सेक्शन देखा होगा आपने। ये देखो, ये यहाँ से जो पानी आ रहा है, ये वाला हिस्सा जहाँ से पानी नीचे की तरफ बहता है, ऐसा उसको हम बोलते हैं स्पिलवे या मेड बोल देते हैं, वियर बोल देते हैं उसको, ठीक है। ऐसा ये एक सेक्शन होता है यहाँ पर, है ना। डैम्स ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल्स, है ना, यूज्ड डैम आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। डैम को हम लोग जो है किस तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और एक उसकी हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड, डैम आर क्लासिफाइड एज। मटेरियल यूज करने के हिसाब से हम डैम को कैसे कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है टिम्बर। क्या है बेटा? टिम्बर डैम्स। अब टिम्बर डैम्स किसको बोलेंगे? मेड अप ऑफ विद वुड, मतलब ऐसा डैम जो कि लकड़ी से बना हुआ होता है उसको हम टिम्बर डैम बोल देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। एम्बैंकमेंट डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स किसको बोलेंगे? मेड अप विद सॉइल रॉक्स, ठीक है, वुड, प्लास्टिक माउंट्स एक्सेट्रा, मतलब ऐसे डैम जो कि मिट्टी से, चट्टान से, है ना, लकड़ी से, प्लास्टिक मोल्ड से, इन सब चीज़ों से बना हुआ उसको एम्बैंकमेंट डैम्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। मेसनरी डैम्स किसको बोलेंगे? मेड अप विद रॉक्स, ब्रिक्स, है ना, एंड कंक्रीट, मतलब जो कि रॉक से बना हुआ हो, ब्रिक से बना हुआ और कंक्रीट से बने हुए हो, उनको हम बोलेंगे मेसनरी डैम्स, ठीक है। ये भैया डैम के 3 टाइप हो गए अपने पास में, है ना। कौन कौन से? सबसे पहले टिम्बर, दूसरे पे है एम्बैंकमेंट, तीसरे नंबर पे मैसनरी डैम्स बेटा। तो ये 3 तरीके हैं, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट, डैम्स कैन बी कैटेगराइज एज, अब हाइट के हिसाब से भी डैम को बांट रहे हैं अपन। तो सबसे पहले आता है हाई हाइटेड डैम्स, है ना, फिर मीडियम हाइटेड डैम्स और फिर लो हाइट के डैम्स, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे डैम्स उनको हाई हाइटेड डैम्स बोलेंगे, फिर मीडियम वाले, फिर लो हाइटेड डैम्स होते हैं। इस तरीके से इनको बांटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और देखो, ट्रेडिशनल डैम्स यूज्ड टू कलेक्ट रिवर एंड रेन वाटर एंड लेटर मेक इट अवेलेबल फॉर इरिगेशन ऑफ द फील्ड। आप बाकी ये डैम बनाए क्यों जा रहे हैं? इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि भैया हम पानी को, जैसे डैम है तो पीछे जो पानी है ना, हम इस पूरे पानी को स्टोर कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इस पूरे पानी को हम साल भर यूज करते हैं, काई के लिए, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है बेटा इसको, ठीक है। इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब जरूरत से एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जा रहा है इन डैम्स को, इसलिए इनको मल्टीपर्पज बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नाउअडेज डैम्स आर नॉट ओनली बिल्ड फॉर इरिगेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इरिगेशन के लिए ही बने हुए हो, बट ऑल्सो फॉर पावर जनरेशन, पावर भी जनरेट हो रही है, बिजली बन रही है इससे। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, है ना, मतलब जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये काम में आ रहा है भैया डैम, है ना। वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई हो रही है। फ्लड कंट्रोल, इससे बाढ़ वगैरह भी कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि एकदम पानी आ जाता है तो फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है। रिक्रिएशन, इंटरनल नेविगेशन एंड फिशरीज, और जो मछली पालन वगैरह होता है उन सब चीजों के लिए भी इसको यूज किया जाता है, फिशरीज वगैरह, ठीक है, इन सब के लिए यूज किया जाता है डैम को। देयरफॉर डैम्स आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसीलिए डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया डैम जो है उसको हम सिर्फ पीने के पानी के लिए ही यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए, बिजली बनाने के लिए, है ना, इंडस्ट्री के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन से डैम से, देखो ध्यान से सुनना, वो डैम कौन कौन से, जैसे भाखरा नागल प्रोजेक्ट इन द सतलज बीस, है ना, बेसिन इज यूज्ड फॉर बोथ हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इरिगेशन, ठीक है। कौन से डैम की बात करिए? भाखरा नागल डैम। कौन सा डैम है बेटा? भाखरा नागल डैम। एक सेकेंड मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, भाखरा नागल डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। कहां पर है ये? सतलज बीस पे है बेटा, ठीक है, सतलज बीस बेसिन, है ना। इज यूज्ड फॉर बोथ हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इरिगेशन, मतलब सिंचाई और बिजली बनाने के लिए इसको यूज किया गया है, ठीक है। सिमिलरली,
है ना. Similarly, in the Mahanadi Basin, the Hirakund project is a synergy of water conservation and flood control. ठीक है, देखो कहाँ पर महानदी जो है उसके किनारे पर भैया एक हीराकुंड डैम बनाया गया है. ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल. ठीक है, पानी का कंजर्व करना और फ्लड कंट्रोल का इसका काम है बेटा. ठीक है. इसके बाद देखो एक लाइन बहुत बढ़िया है. वो लाइन क्या लिखी हुई है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने एक बात बोली थी कि भैया ये जो डैम्स है ये है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्या बोल दिया था इनको कि इन डैम्स को जो है मॉडर्न इंडिया के टेम्पल बोल दिया था. इतनी बड़ी बात बोल दी थी डैम के लिए भैया. ठीक है, कि हमारे लिए टेम्पल है. क्या है? ये टेम्पल है बेटा. ठीक है, ऐसा. फिर आता है एक छोटी सी चीज और पूछ ली जाती कभी, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे. क्या है कि भादू सॉन्ग. क्या है भादू सॉन्ग क्या है? तो देखो, दिस पॉपुलर भादू सॉन्ग इज संग इन द दामोदर वैली रीजन. कहाँ पे गाया जाता है भादू सॉन्ग? दामोदर वैली रीजन में गाया जाता है. ठीक है, which describe the problem faced during floods in the Damodar river. ठीक है, विच इज कॉल्ड द रिवर ऑफ ग्रिफ. मतलब कि जो दामोदर वैली है, मतलब जो दामोदर नदी है, उसमें जब बहुत बाढ़ आती है तो भैया फिर लोग दुख की वजह से जो है यहाँ पर वो उस गाने को गाते हैं भैया. ठीक है, उसको हम बोलते हैं भादू सॉन्ग. क्लियर? ऐसा. डिसएडवांटेज ऑफ डैम बिल्डिंग. क्या? ठीक है भैया, तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी डैम के लिए कि ये होता है वो होता है सब कुछ होता है, पर डैम बनाने के डिसएडवांटेज भी तो होंगे. तो क्या क्या डिसएडवांटेज है ध्यान से सुनो. Damming rivers and controlling their flow blocks their natural flow, due to which sediment flow decreases and excessive sediment continues to accumulate at the bottom of the reservoir, making the river bed more rocky and the poorer habitats for aquatic life. क्या मतलब है? मैं आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूँ इस बात को, ध्यान से समझो. देखो ये मेरे पास पे एक डैम है. क्या है ये डैम है. ठीक है, अब देखो इस डैम में से ऐसे पानी जाएगा और पानी ऐसे करके बह जाता है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अभी देखो ये डैम बना हुआ है, सब कुछ पानी जा रहा है ना. अब क्या होता है, इस डैम के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स भी होते हैं. कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी मिट्टी वगैरह होती है जो इसके साथ बह के निकलती है. ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ पे पानी को रोक दिया है तो मिट्टी भी रुकेगी. अब वो मिट्टी रुकेगी तो मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी? ऐसे नीचे की तरफ बैठ जाएगी. इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स. क्या बोलते हैं इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं बेटा. ठीक है, अब ये सेडिमेंट बढ़ता जाएगा, ये मिट्टी बढ़ती जाएगी बेटा यहाँ पर. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा होने लग जाएगी, चट्टाने बनने लग जाएगी, रॉक्स बनने लग जाएगी यहाँ पर. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो है, ध्यान से समझो, यहाँ पे जितने भी जो मछली वगैरह है, ठीक है, या जो भी जो जानवर है वो सब यहीं फंस जाएंगे. यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं, मछली हो गया, फ्रॉक्स हो गया, मगरमच्छ, वो सब इसी एरिया में फंसे रह जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, वो आगे नहीं जा पाएंगे तो उनका फ्लो रुक जाएगा एक तो. दूसरी बात, जब उनके अंडे देने का समय आता है ना, अंडे देते हैं तो वो भी यहीं फंस जाते हैं, वो भी दिक्कत होने लग जाएगी भैया. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, है ना. और धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी जो है वो भी खराब होने लग जाती है बेटा. ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखो जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो यहाँ पर जितने भी जो ये एक्वेटिक प्लांट्स है वो सारे के सारे उस पानी की फ्लो की वजह से दब जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्लांट दब जाएंगे और खत्म होने लग जाते हैं बेटा. ये ठीक है, मतलब ये डिकम्पोज होने लग जाते हैं, है ना. ऐसा. क्या लिखा हुआ है? वेजिटेशन एंड सॉइल्स प्रेजेंट देयर इन वाटर डिकम्पोज ओवर टाइम. तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है. तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बेटा डैम का. ठीक है, ऐसा. दूसरी बात ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया? ब्लॉक कर दिया ना अपन ने दोनों तरफ से, इसलिए ऐसा हो रहा है ना. पानी को ब्लॉक करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी. सही. दूसरी बात क्या है डैम की, कि जिस भी एरिया में डैम बनते हैं उसके आजू बाजू में जो भी लोग रह रहे हैं उनका भैया जीवन खतरे में पड़ जाता है. मतलब उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है. क्यों छोड़ के जानी पड़ती है? सोचो ना, जहाँ डैम बना रहे हैं तो पानी उस पूरे एरिया में फैलेगा, फिर उस डैम का फैलेगा कि नहीं फैलेगा, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको मजबूरन अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा. तो इसलिए वहाँ के लोगों को दिक्कत आ जाती है बेटा. ठीक है, तो 2 फेमस बातें हैं यहाँ पे. एक तो है 2 आंदोलन हुए थे, 2 मूवमेंट चले थे. एक तो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, और एक है टेहरी, है ना, डैम मूवमेंट. ये 2 मूवमेंट चले थे भैया, बहुत फेमस मूवमेंट थे ये, है ना. ये किस चीज़ के लिए था कि एक तो नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बन रहा था उसको हटाने के लिए कि भैया मत बनाओ इसको, है ना. इससे हमारा वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत इसमें अड़ंगा लगाया था. अड़ंगा मतलब वो मना कर रहे थे कि यार नहीं आप इसको मत बनाओ, है ना, ताकि हमको दिक्कत ना हो, हमको हमारा घर छोड़ना ना पड़े बेटा. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट तो जिनको बनाना है वो तो बना के ही रहे. ठीक है, ऐसा. इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इरिगेशन हैज चेंज क्रॉपिंग पैटर्न्स इन मेनी एरियाज वेयर फार्मर आर अट्रैक्टेड टू वाटर इंटेंसिवली एंड कमर्शियल क्रॉप.
ठीक है, इस बात को समझो कि देखो अगर डैम बन गए हैं तो पानी बहुत मिल जाएगा, खूब पानी मिलेगा तो फिर जो किसान है ना वो भी पता है कौन सी फसल की खेती ज्यादा करने लग गए, कमर्शियल क्रॉप्स की, मतलब कमर्शियल क्रॉप जिससे खूब पैसा मिले, है ना, ऐसी खेती ज्यादा करने लग गए वो वहां पर। ठीक है, जिससे क्या होएगा, अब इससे ये होगा कि जिन किसानों को खूब सारा पानी मिल रहा है वो धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे, और जो भी किसान इस डैम से दूर हैं, जो दूर हैं वो बेचारे उतने अमीर नहीं हो पाएंगे, वो गरीब ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर किसानों के बीच में भी अंतर आने लग जाएगा भैया। ठीक है, इट हैज चेंज द सोशल लैंडस्केप बाय इंक्रीजिंग सोशल डिस्टेंसिंग अमंग रिच लैंड ओनर्स एंड पुअर लैंडलेस। समझ में आ गई कि भैया ये तो अमीर अमीर बन गए और ये गरीब रह जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान है इसका, है ना। दूसरी बात क्या है कि जो जैसे डैम है ना, इसकी वजह से क्या होता है, डैम का पानी जो है, बहुत सारा पानी जब किसी भी जमीन में जाता है ना तो वहाँ की मिट्टी को नमकीन कर देता है, सेलिनाइजेशन कर देता है, उसकी वजह से फिर धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी भी खराब होने लगती है। ठीक है, ऐसा। इट इज एन आयरनी दैट द डैम्स विच आर बिल्ड फॉर फ्लड कंट्रोल cause flood due to the accumulation of sediment in their reservoir। अब देखो डैम को बनाया क्यों गया था, ताकि बाढ़ ना आए, फ्लड ना आए, पर और उल्टा ही काम होने लग गया और बाढ़ आने लग गई। कैसे बाढ़ आने लग गई, देखो जैसे डैम है, अब मैंने अभी आपको बताया कि पानी ऐसे बह के जाता है, अब क्या होता है, ये पानी को रोक रहा है, ये बैरियर है, तो क्या होगा कि बहुत सारा सेडिमेंट जो है यहाँ नीचे जमा हो जाता है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब उससे क्या होता है कि सोचो यहाँ बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई है, अब बहुत सारा और पानी आया और पानी आया और पानी आया, तो यहाँ से वाटर लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो वाटर लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भैया मिट्टी जमा हो रही है, तो वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो भैया और ज्यादा बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लड और ज्यादा आने लग जाता है, तो और उल्टा काम होने लग गया है यहाँ पर। ठीक है, द सेडिमेंट विच इज नेचुरल फर्टिलाइजर डज नॉट रीच द फ्लड प्लेन्स विच इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब देखो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, जो मिट्टी होती है ना, ये एक तरीके से नेचुरल फर्टिलाइजर है बेटा, बहुत अच्छी होती है मिट्टी जो है ना, फर्टिलाइजर का काम करती है। अब आपने उस पूरी मिट्टी को यहाँ ब्लॉक कर दिया है, वो आगे जा नहीं पा रही है, आगे जा नहीं पा रही है, तो आगे की जमीन जो है फिर वो खराब होने लग जाती है धीरे धीरे, फिर वहां पे बढ़िया खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा। एन एक्सेसिव वाटर यूज लीड्स टू वाटर बोर्न डिजीज, जम बॉर्न डिजीज इन क्रॉप एंड पॉल्यूशन। अब आप सोचो अगर आप पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखोगे ना, रोक के रखोगे, तो वहां पर बहुत सारी बीमारियां बनने लग जाएगी, बहुत सारे और भी जो है जम्स वगैरह वो सब वहां पे पैदा होने लग जाएंगे, बहुत सारी हैजार्डियस बीमारी होगी, अगर उसका पानी पिएंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मल्टीपर्पज स्कीम्स ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक्स, और इन डैम की वजह से जो है अर्थक्वेक के आने की भी चांसेस फुलफाल होते हैं बेटा। ठीक है, खूब भूकंप आते हैं इससे, है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं ये सब मैंने एक साथ लिख दिए, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं भले। ठीक है, ये देखो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, ये देख लो, ये भी है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, एक सेकेंड, एक तो ये वाला यही पूरा एक्सप्लेन किया है और ये है, तो हमको एग्जाम में ये लिखना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका कि डिसएडवांटेज ऑफ डैम, ये ना डैम के डिसएडवांटेज बताओ, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने एग्जाम के लिए बेटा। कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ डैम्स वैसे मैंने अभी बताया, पर मैं फिर से बोल देता हूँ। एक है सरदार सरोवर डैम भैया, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात के अंदर बनाया गया है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। द नर्मदा बचाओ आंदोलन मोबिलाइज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात, है ना। नर्मदा रिवर आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था इसको रोकने के लिए, इस डैम को बनाने को रोकने के लिए बेटा। ठीक है, ऐसा। फिर दूसरा होता है भाखरा नागल डैम, जो कि हीराकुंड, है ना, सॉरी भाखरा नागल कहाँ बनाया गया था, सतलुज बीच पे। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दिस डैम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर आती है महानदी बेसिन, है ना, हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है, महानदी बेसिन के ऊपर। इसका मेन काम क्या है, द मेन पर्पस ऑफ द डैम आर वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ये दोनों इसके मेन काम है बेटा। फिर आता है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ये भी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट क्या है। तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, समझो। ठीक है, कि ये है भैया महाराष्ट्र, क्या है ये, एक मिनट, ये है बेटा महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आप समझो महाराष्ट्र है ना, यहाँ से एक नदी फ्लो कर रही है, ऐसा एक रिवर जा रही है। अब क्या है कि वो रिवर ऐसे जाती है और ऐसे इस तरफ समझ लो कि यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है, आंध्र प्रदेश है ना, और ऐसे समझ लो, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये है कर्नाटक।
क्या है बेटा, कर्नाटक, है ना, बेंगलोर वगैरह जो उधर के वो एरिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक रिवर जा रही थी, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं आ रही थी भैया, रिवर फ्लो हो रही थी, सब कुछ था। पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक डैम बना दिया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक डैम बना दिया गया, ठीक है। ऐसा जैसे ये डैम बना तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब आगे डैम की वजह से पानी आगे जा नहीं पाया, तो यहाँ आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक है वहाँ के जो किसान वगैरह है, वहाँ की गवर्नमेंट को पानी मिल नहीं पाया, तो पानी नहीं मिल पाया तो वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का खेती बाड़ी, हर चीज इफेक्ट करने लग गई, प्रभावित हो गई भैया। उसकी वजह से फिर इनके और इनके बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ठीक है। ऐसा तो द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट स्टार्टेड विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिंग टू द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। गवर्नमेंट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर बाय बिल्डिंग अ डैम फॉर द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और डैम क्यों बनाया था महाराष्ट्र सरकार ने, कोयना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है, डैम बनाने के चक्कर में लड़ाई हुई है ये। और वो कौन सा डैम बना, काई के लिए डैम बनाना चाह रहे थे, बिजली बनाने के लिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भैया, ठीक है। ऐसा समझ में आ गई, बिजली बनाना चाह रहे थे, उसके लिए लड़ाई हुई है ये सारी की सारी, ठीक है। ऐसा फिर देखो ये जो मैप वर्क है, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया है, आप आई बटन में लिंक देख लो उसके ऊपर देखो आप, मैप वर्क सारा मैंने आपको वहां पे समझा दिया बेटा, पूरे ज्योग्राफी के मैप वर्क एक साथ ही कर दिया है ना। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज ऑफ डैम्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स। तो आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको वो पूरा का पूरा लिखना है बेटा, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने आपको सारा समझा दिया है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझना, The harvesting of rainwater simply involves the collecting of water from the surface on which rain falls and subsequently saving this water for later use। मतलब जिस भी सरफेस पे अगर पानी गिर रहा है तो उस पानी को हम स्टोर कर लें, उसको बोल दे बाद में यूज के लिए ना, बाद के लिए यूज करने के लिए उसको स्टोर कर ले, उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटा। क्या बोलेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। ऐसा मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन कौन सा है, कौन कौन से मेथड है भैया, तो देखो सबसे पहले है गुल्स और कुल्स। अब ये गुल्स और कुल्स क्या होते हैं, गुल्स एंड कुल्स आर द टर्म यूज्ड फॉर कैनाल्स। ये काय के लिए, ये कैनाल से एक तरीके की, समझ गए आप, ये कैनाल्स बिल्ट बाय द पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। ऐसे लोग जो कि पहाड़ी एरिया में रहते हैं उन्होंने ये गुल्स और कुल्स बनाए हैं ताकि वो पीने का पानी ले सके। तो देखो आप ये दिख रहे हैं आपको कैनाल्स, ये गुल्स एंड कुल्स है बेटा, ठीक है। ऐसा इन हिल्स इन माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। तो आपको दिख रहा है ये इस तरीके के चैनल्स बना देते हैं जिससे फिर ये जो है इरिगेशन में इस पानी को यूज करते हैं बेटा, और अपने पीने वीने के लिए भी यूज कर लेते हैं, इनको गुल्स एंड कुल्स कहते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा टंकास। आखिर ये टंकास क्या होता है, देखो इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, जैसे कि बीकानेर हो गया, है ना, फलोदी हो गया। एरिड का मतलब समझ रहे हो, एरिड मतलब जब बहुत गर्मी पड़ती है, शुष्क मौसम हो जहां पर, ठीक है, उसको एरिड और सेमी एरिड बोल देंगे। कौन कौन सी जगह, जैसे बीकानेर और फलोदी, बहुत गर्मी पड़ती है फलोदी के अंदर, ठीक है। अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टेड फ्रॉम रूफटॉप्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। समझ में आ गई बात, मतलब ये क्या करते हैं, ऐसे जमीन के अंदर ऐसे टैंक्स बना लेते बड़े बड़े से, फिर इसके अंदर जो है पानी को स्टोर करके रखते, जमीन के अंदर पानी को स्टोर करके, समझे कमरा टाइप बना दिया उन्होंने, टैंक बना दिया, उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं ये, ठीक है। फिर उसको यूज करते रहते हैं, है ना। अब जमीन के अंदर क्यों बना रहे हैं, इसका फायदा ये है कि देखो जमीन के अंदर होगा तो पानी जो है इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, उड़ के नहीं जाएगा, तो पानी स्टोर भी ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। ऊपर बनाते तो गर्मी बहुत है, पानी उड़ जाता, फिर इसलिए टंकास वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। फिर आता है खादीन्स एंड जोहार्स। अभी खादीन्स और जोहार क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसे दिखाई देते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो समझो, जैसे एक जमीन है ना, अब क्या हुआ कि इस पे पानी गिरा, तो भैया यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। अब इस जमीन का पानी जो है धीरे धीरे जो है पानी आखिर इकट्ठा हो गया है, अब बारिश हो गई बंद, है ना, बारिश का मौसम चले गया, पर क्या होगा कि ये जमीन का पानी जो है इसकी वजह से पूरी जमीन गीली हो गई है, एक तरीके से गीली सी हो गई है पूरी की पूरी जमीन। इस जमीन पे खेती कर ली जाती है, क्या कर ली जाती है, खेती कर ली जाती है। इस जमीन को बोलते हैं खादीन्स। क्या बोलते हैं इसको, खादीन्स बोल देते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं पे जोहड़ भी बोल देते हैं बेटा। तो ये खादीन और जोहड़ है
आपका। समझ में आ गई बात, खादिन और जोहड़ क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसा कहाँ पर होता है ये, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। खादिन इन जैसलमेर एंड जोहड़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। तो जैसलमेर में तो इसको बोलते हैं खादिन और दूसरी जगह पे इसको बोल देते हैं, राजस्थान के दूसरे पार्ट में इसको जोहड़ बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, आप देखो आपको ये कुछ बेम्बूज दिख रहे है ना, इसमें से पानी ऐसे फ्लो कराते हैं, पूरे में से पानी ऐसे जाता है और फिर इससे जो है ये खेतों में जाता है पानी और फिर खेतों में इससे सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है। इसको बोलते हैं बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो क्या बोला, in Meghalaya, a 200-year-old method of collecting water from rivers and springs through pipes made of bamboo is prevalent। मतलब 200 साल पहले से ये तरकीब लगाई जा रही है, ये टेक्निक है वहाँ की, है ना, इरिगेशन करने के लिए बेटा, ठीक है। ऐसा About 18 to 20 liter of irrigation water comes into the bamboo pipe and is carried over a distance of 100 of meter। मतलब कि लगभग 18 to 20 लीटर पानी जो है इसमें छोड़ दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वो पानी पूरे में जाता है और इसे बूंद बूंद करके टपकता है ये, ठीक है। ऐसा इसीलिए तो इसको ड्रिप इरिगेशन बोल रहे हैं। फाइनली द वाटर फ्लोज इन रिड्यूस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एंड लेफ्ट ऑन द प्लांट। समझ में आया, मतलब ऐसे बूंद बूंद करके, कितनी बूंद गिर रही है, 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, एक मिनट में इतनी बूंदे 20 से 80 ड्रॉप्स गिर जाती है प्लांट के ऊपर, फिर इससे जो है सिंचाई वगैरह हो जाती है बेटा, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझते हैं। रूफ टॉप में कुछ नहीं है, जैसे जब बारिश हो रही है ऐसे छत के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे छत के ऊपर से समझ लो टैंक टाइप बना लिया उन्होंने, है ना, और जब बारिश का पानी आएगा तो उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर दिख रहा है आपको ये पाइप ना, इस पाइप के थ्रू उस पानी को ऐसे नीचे उतार लेते हैं टंकी वगैरह में, या फिर कुआं, जो ग्राउंड वाटर जैसे आपने कुएं वगैरह बना रखे तो उसके अंदर इस पानी को उतार लेते हैं, वो पूरे साल भर इस पानी को यूज करते हैं। इसको बोलते हैं रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग बेटा, ठीक है। ऐसा रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग पीवीसी पाइप्स। ये पीवीसी पाइप के थ्रू उतारी जा रही है ना। वाटर इज फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। इसको फिल्टर कैसे कर रहे हैं, सैंड और ब्रिक्स के थ्रू इसको फिल्टर किया जाता है। द वाटर इज कैरिड थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स टू द सिस्टम फ्रॉम वेयर इट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली। मतलब पाइप से उतार के जमीन में उतार लेंगे, फिर उसको वापस यूज करते जाते हैं। एक्सेस वाटर इज कैरिड फ्रॉम द सिस्टम टू द वेल, और ज्यादा पानी अगर आ रहा है तो उसको फिर कुएं में उतार लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, ये क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या है भैया क्वेश्चन, तमिलनाडु इज वन such state where it has been made mandatory to construct roof रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब भैया तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है जहां पर रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब आप जो भी मकान बना रहे हैं उनके लिए कंपलसरी हो गया है कि उनको रूफ टॉप पे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाना कंपलसरी कर दिया गया था, हर एक गांव, हर एक घर के अंदर बेटा, ठीक है, पूरे स्टेट में। तो क्वेश्चन पूछेगा तमिलनाडु में ऐसा होता है बेटा, ठीक है। ऐसा तो मैंने आप लोगों को जो है मेरे इस चैनल के ऊपर में मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट सॉरी बेटा, तीनों ही सब्जेक्ट एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। शेयर वेयर कर देना भैया, ठीक लग रहा हो तो, है ना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।